2019 में जर्मनी में एक पोल करवाया गया। वहाँ के 2000 नागरिकों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है इस दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। 5 ऑप्शंस थे वहाँ पे, पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग उन, अली खamenei और ट्रंप। जानते हैं 2019 में जर्मन्स ने सबसे बड़ा खतरा किसको बताया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। 41% लोगों ने कहा कि ट्रंप सबसे बड़ा खतरा है। किम को 17% लोगों ने खतरा माना, खामेनेई को 8% और जिनपिंग को 7% लोगों ने खतरा माना। लेकिन ये बात तो हो गई 2019 की, 6 बरस बीत चुके हैं इस बात को। अब ट्रंप का नया दौर भी शुरू हो चुका है। तो इस बीच क्या होता था कि ट्रंप मुखालिफिन लोग जो हैं, ट्रंप के जो आलोचक हैं, वो इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर चला दिया करते थे इंटरनेट पे। तो ट्रंप के समर्थक आ जाते थे कि क्या पुराना पोस्ट चला रहे हो आप, फर्जी खबर है ये, झूठ बोल रहे हो आप। पर 24 जनवरी 2026 को जर्मनी में इसी तरह का फिर एक बार और पोल करवाया गया। 1 साल हो गए ट्रंप को अब दूसरे कार्यकाल संभाले। और जानते हैं नतीजा क्या है इस पोल का? 60% जर्मन्स ने इस बार कह दिया कि ट्रंप से तो बड़ा कोई खतरा है ही नहीं। पिछली बार 41 ने कहा था, इस बार 60% लोगों ने कह दिया ये बात। चौंकने वाली बात नहीं है ये, और सिर्फ जर्मनी के संदर्भ में भी अकेला देखने को नहीं मिल रहा है ये वाला ट्रेंड। यूरोप के ज़्यादातर देश, उनके नेता नहीं तो कम से कम उनकी जनता इस तरह का विचार रख ही रही है, क्योंकि हालात ही ट्रंप ऐसे बना रहे हैं। एल्यूमिनियम सस्ता नहीं दोगे तो टैरिफ लगा दूंगा, ग्रीनलैंड नहीं दोगे तो टैरिफ लगा दूंगा, मेरे पीस बोट में शामिल नहीं होगे तो टैरिफ लगा दूंगा, चीन के साथ धंधा करोगे तो टैरिफ लगा दूंगा। इसी तरह की भाषा यूरोप के लिए बोल रहे हैं ट्रंप। इन सब बातों की चर्चा हम राजदूत में लगातार करते रहते हैं, और इसी वजह से यूरोप और अमेरिका के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, और इस खाई का फ़ायदा उठा रहा है चाइना। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी पिछले हफ्ते जिनपिंग से मिलकर आए वहाँ से। हालांकि कनाडा यूरोप का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया के संदर्भ में हम एक बात कह रहे हैं कि अमेरिका का दोस्त वहाँ होकर आया है। अब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर वहाँ गए हुए हैं। लास्ट ईयर दिसंबर में इमानुएल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो भी चाइना होकर आए हैं। यानी यूरोप की करीबियाँ बढ़ रही हैं चीन से, और इसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप। तभी तो 2007 से अटकी इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील पूरी हो पाई है। बातचीत तो कम से कम पूरी हो पाई है इसकी, अभी फाइनल मुहर इसमें लगनी बाकी है। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद भी अमेरिकी नेताओं के पेट में मरोड़ होने लगी है। वो कह रहे हैं कि यूरोप इंडिया के साथ डील कर रहा है। बताओ, इंडिया तो रूस का तेल खरीदता है और उसे यूरोप को ही बेच देता है रिफाइन करके। यूरोप को ही रूस से बड़ा खतरा है, यानी वो अपने ही खिलाफ जंग को फंड कर रहा है। इस तरह की बातें हो रही है। तो इससे समझ में आता है कि यूरोप और अमेरिका की दोस्ती अब बन नहीं रही है, जबकि एक समय ये दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप को पैसा दिया था कि फिर से अपने देशों को खड़ा करो, फिर से बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो। दोनों देशों ने मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ एकजुटता भी दिखाई इतने सालों तक, और दोनों भाई अब हम देखते हैं कि आज दुश्मन की तरह पेश आ रहे हैं। कम से कम खाई तो उनके बीच बढ़ रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ ट्रंप फैक्टर है या और भी कुछ वजह हैं? आज की वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का, आप खबरगांव देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में कदम रखते ही अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में वो ठंडक आनी शुरू हो गई जो दशकों तक सोवियत यूनियन के डर और कोल्ड वॉर की मजबूरियों के बावजूद कभी खुलकर सामने नहीं आई थी। ये वो रिश्ता था जिसे अक्सर ट्रांस अटलांटिक अलायंस कहा गया, जिसमें अमेरिका खुद को यूरोप की सिक्योरिटी का गारंटर मानता रहा और यूरोप ने भी अमेरिका को अपना पक्का साझेदार समझा। लेकिन ट्रंप ने इसी रिश्ते की बुनियाद पर अब सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नेटो अब उतना ज़रूरी नहीं रह गया है जितना उसे बताया जाता था। ये बयान कई मायनों में चौंकाने वाला था, क्योंकि नेटो एक ऐसा सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका के अलावा ज़्यादातर देश जो हैं वो यूरोप से ही आते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी इस व्यवस्था का मकसद यही था कि अगर यूरोप पर कोई हमला होता है तो अमेरिका खड़ा हो जाए उसे बचाने के लिए। लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया कि अमेरिका अब बिना शर्त खड़ा नहीं रहेगा यूरोप के साथ। ट्रंप की सबसे बड़ी आपत्ति है कि अमेरिका अपने टैक्स पेयर के पैसों से यूरोप की सुरक्षा क्यों करे। जब यूरोपियन देश खुद अपने डिफेंस पर खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो हम ये गारंटी क्यों लें? नेटो के नियमों के मुताबिक आप जानते हैं कि हर सदस्य देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर खर्च करना होता है। लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी और उसके बाद भी जो ज़्यादातर यूरोपियन देश हैं इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं। जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे बड़े देश भी 2% से नीचे रहे। अभी ज़्यादातर जो देश हैं वो पुरानी 2% वाली व्यवस्था, 2% वाली शर्त भी पूरी नहीं कर पाए थे कि ट्रंप ने कह दिया कि अब 2% से काम नहीं चलेगा। अगर आपको हम सबको मिलकर काम करना है तो 2035 तक
5% डिफेंस बजट करने की आपको ज़रूरत है, मतलब 2% अभी पूरा नहीं हो पाया है और 5% का जो शर्त थी वो लगा दी गई है। ट्रंप ने इस मुद्दे को सिर्फ कूटनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि सार्वजनिक मंचों पर यूरोपियन नेताओं को बार बार शर्मिंदा किया। उन्होंने कहा कि यूरोप अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका अब ये खेल नहीं खेलेगा। इसके बाद ट्रंप ने आर्टिकल 5 पर भी सवाल उठा दिए। नेटो का ये आर्टिकल कहता है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा, यानी कलेक्टिव डिफेंस की बात कही जाती है। लेकिन ट्रंप ने खुलकर कहा है कि अगर कोई देश अपने हिस्से का बोझ ही नहीं उठाता है तो अमेरिका उस देश की रक्षा क्यों करे। ये बात यूरोप के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि सुरक्षा की गारंटी अब ऑटोमेटिक नहीं है। यह बयान रूस के लिए भी एक संदेश था और यूरोप के लिए भी एक संदेश था। यूरोप के भीतर ये डर पैदा हुआ कि अगर कल रूस बाल्टिक देशों या पूर्वी यूरोप पर दबाव बढ़ाए तो क्या अमेरिका सच में उसे बचाने आएगा। इन सब बातों ने यूरोप की चिंताएं तो बढ़ा ही दी हैं। अब सवाल ये नहीं था कि नेटो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, अब सवाल ये था कि नेटो का मतलब क्या रह जाएगा। पहले तो यूरोप के कई नेताओं ने इसे सिर्फ ट्रंप की बयानबाजी मानकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ये सिर्फ कोरे लफ्ज़ नहीं है, ट्रंप इस बार वाकई सीरियस लग रहे हैं। ट्रंप की सोच दरअसल अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शा रही थी। अमेरिका अब खुद को दुनिया का पुलिसमैन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि ट्रंप ने जो अमेरिका फर्स्ट का जो नारा दिया है वो महज एक नारा नहीं बल्कि उससे बढ़कर ये ट्रंप की एक पॉलिसी में तब्दील हो चुका है। इसका सबसे पहला असर यूरोप पर पड़ा है। ट्रंप को सिर्फ एक भाषा समझ आती है और वो है पैसों की भाषा, प्रॉफिट, धंधा। वो पूछते हैं कि अमेरिका क्या दे रहा है और उसके बदले उनको मिल क्या रहा है। इसी वजह से नेटो जैसी संस्थाएं ट्रंप की नज़र में अकाउंटिंग शीट बनकर रह गई है, और इसलिए तो नेटो के जो चीफ हैं मार्क रूटा ट्रंप को कभी डैडी बुला देते हैं, कभी यूरोप के नेताओं को समझाते हैं कि ग्रीनलैंड के मसले पर ज़्यादा बहस मत करो साहब से, उनको भड़काओ मत। ग्रीनलैंड वाले मसले को शांत करने में भी मार्क रूटा जो नेटो चीफ है उनका ही हाथ था। वो इस बात को गंभीरता से समझ रहे थे कि ट्रंप बिदक गए तो नेटो पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का एक प्लान बनाकर उन्हें दिया। हर बातचीत चल रही है। तो ये बात हुई नेटो के ज़रिए जो यूरोप अमेरिका के संबंध बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं उसकी। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर, धंधे पर, ट्रंप का पसंदीदा टॉपिक। यूरोप के देश धंधा करते हैं यूरोपियन यूनियन के ज़रिए, यूए के ज़रिए, जिसे कई बार ट्रंप खुलेआम मंचों से ट्रेड एनिमी कह चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि यूरोप अमेरिका को ज़्यादा बेचता है और अमेरिका से ख़रीदता कम है। ये ट्रंप की पुरानी शिकायत रही है यूरोप से, इसलिए पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ईयू पर कुछ टैरिफ लगाए थे, पर इस बार जब वो आए हैं फिर से चुनकर तो उन्होंने ईयू के साथ ट्रेड वॉर ही छेड़ दी है। फिर आगे जाकर 15% टैरिफ में बात तो बन गई। ईयू चीफ ने ट्रंप के साथ मिलकर ये डील फाइनल की थी, पर इससे यूरोप के कई देश खुश नहीं थे, उन्होंने इसे घाटे का सौदा बताया। अच्छा, अब जानिए कि ट्रंप की दिक्कत असल में यूरोपीय देशों से है क्या। कुछ बड़े देशों के आपको उदाहरण दे देते हैं कि करके। आपको पहले जर्मनी की बात करते हैं। ट्रंप कहते हैं कि जर्मन कारें अमेरिका की सड़कों पर दौड़ रही हैं, अमेरिकी कारों को यूरोप में लेकिन जगह नहीं मिल रही है। ये बात सच है कि जर्मन की जो BMW है, ऑडी है, इन जैसी गाड़ियाँ अमेरिका में बहुत ख़रीदी जाती हैं, लेकिन अमेरिका में बनी कारों के लिए यूरोप में उतना बड़ा मार्केट है नहीं फ़िलहाल। इसलिए उन्होंने कारों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी ट्रंप ने, जिससे यूरोप के भीतर एक हड़कंप मच गया था, ख़ासतौर पर जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है वो इन कारों के एक्सपोर्ट पर ही टिका हुआ है। हथियार भी बेचते हैं लेकिन कारों का एक्सपोर्ट भी एक बड़ा हिस्सा होता है, और उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की भूमिका बहुत अहम है GDP को कंट्रीब्यूट करने में। अच्छा, जर्मनी कार बेचने के अलावा रूस से सस्ती गैस भी खरीदता आया है। अभी तो नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन है वो बंद है, लेकिन एक समय तक जर्मनी खूब सस्ती गैस खरीदी है रूस से। ट्रंप को इससे भी दिक्कत थी। अब आ जाइए फ्रांस पर। फ्रांस ट्रंप को इसलिए खटकता है क्योंकि वो खुलकर अमेरिका की लाइन से अलग सोचता है। मैक्रो जो है वो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी यूरोप को अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और वो ये बात खुलकर बोलते भी हैं। अभी दावोस में भी आपने देखा होगा कि कैसे ट्रंप को जवाब देने के लिए वो मैक्रो जो है वो नीला चश्मा पहन कर आ गए थे। ऐसी हिम्मत कम ही वर्ल्ड लीडर्स में होती है जो ट्रंप के खिलाफ इस तरह बात कर सकें इस भाषा में। फिर ब्रिटेन पारंपरिक रूप से अमेरिका का सबसे करीबी यूरोपीय साथी रहा है, लेकिन ट्रंप के दौर में यहाँ भी खटास तो आई है। वो लेबर पार्टी और कीर स्टारमर को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, उनके साथी तो चाह ही नहीं रहे थे कि कीर स्टारमर इस बार चुनाव जीतें। अच्छा, ट्रंप के पहले कार्यकाल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उस दौरान ट्रंप ने क्या किया था, यूरोप के साथ एक बड़ा धोखा ये हुआ था कि पेरिस क्लाइमेट डील से अमेरिका बाहर निकल गया था।
ट्रम्प का मानना है कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्बन इमिशन कम करने के नाम पर हमसे मतलब अमेरिका से मोटा पैसा लिया जाता है और गरीब देशों को दे दिया जाता है। ट्रम्प इसे एक स्कैम की तरह देखते हैं और इसलिए पहली ही बार जब वो राष्ट्रपति बनकर आए थे तभी इस समझौते से अमेरिका को उन्होंने वापस निकाल लिया था। फिर बाइडन चुनकर आए थे, तब फरवरी 2021 में उन्होंने फिर इस समझौते पर साइन कर लिया था और अमेरिका को वापस इस डील में, इस समझौते में शामिल कर लिया था। लेकिन फिर बाजी पलट गई, ट्रम्प दोबारा चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने फिर इस समझौते से एक बार फिर अमेरिका को वापस ले लिया। लेकिन आप इसे महज एक पर्यावरण पर हुआ समझौता बस मत समझिए, क्योंकि पेरिस समझौता उस दौर की निशानी था जब अमेरिका और यूरोप खुद को दुनिया का नैतिक मार्गदर्शक मानते थे। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर पश्चिम एक साथ खड़ा होता दिखता था, अमेरिका, यूरोप, सब कनाडा सब एक साथ खड़े होते दिखते थे। लेकिन ट्रंप ने इस पूरी सोच को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये डील अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है, अमेरिकी जो इंडस्ट्री है उस पर बोझ डालती है और बाकी दुनिया को इससे फ़ायदा मिलता है, हमें घाटा हो रहा है। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट से निकलना तो एक शुरुआत ही थी, अगली टकराव इससे भी बड़ी थी। हम ईरान न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, जिसे औपचारिक तौर पर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। ये डील अमेरिका, यूरोप और ईरान के बीच सालों की बातचीत के बाद बनी थी, उसका नतीजा था। यूरोप के लिए ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं था, ये एक बहुपक्षीय कूटनीति की जीत का प्रतीक था कि मतलब इतने सब देशों से हमने बात की और फाइनली सौदे पर हम पहुंचे। लेकिन ट्रंप ने इस पूरी डील को वर्स्ट डील एवर कहकर खारिज कर दिया था और 2018 में अमेरिका को इससे बाहर निकाल लिया था। जब ओबामा के समय ये डील हुई थी अमेरिका में, तब इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, वर्स्ट डील एवर। फिर उन्होंने ट्रंप को इस डील से बाहर निकालने के लिए मना भी लिया और जब ऐसा हुआ तो यूरोप की कई देशों ने इसका विरोध किया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, जिन्हें E3 कहा जाता है, इनके विरोध के स्वर सबसे ज़्यादा उस वक्त सुनने को मिले थे। यूरोप का मानना था कि ईरान डील भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन ये ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का सबसे मजबूत ज़रिया है। ट्रंप का मानना था कि ये डील ईरान को ताकतवर बना रही है और अमेरिका के हितों के खिलाफ है। लेकिन दोनों के नज़रिए इस डील से पूरी तरह टकरा रहे थे। यूरोप ने पहली बार अमेरिका के फैसले के खिलाफ खुलकर अपनी लाइन से एक अलग लाइन लेने की कोशिश की। E3 जो देश थे और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ईरान डील को फिर से बचाने की कोशिश की। उन्होंने ईरान से कहा कि वो समझौते की जो शर्तें हैं उनका पालन करते रहें, भले ही अमेरिका बाहर निकल गया हो, और यही सबसे अच्छा तरीका भी था। लेकिन अमेरिका ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। जो वो चाह रहा था उसका उल्टा ही आज हमको होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के डील से बाहर होने के बाद, उस डील की बात करें हम जो 2015 में साइन हुई थी बराक ओबामा के समय, उस डील से जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल दिया तो उसके बाद से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ईरान का वो और मजबूत ही हुआ है, रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं। फिर अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर जो जून 2025 में किया वो पूरी दुनिया ने देखा। तेहरान के आसमान में जेट उड़ाए गए, न्यूक्लियर साइट्स पर बड़े बड़े बम गिराए इसराइल और अमेरिका ने। ट्रंप ने उस समय कहा था कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस बमबारी का ज़्यादा कुछ असर हुआ नहीं है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। फिर ट्रंप और इसराइल इसी बहाने ईरान में रिजीम चेंज की भी कोशिश कर रहे हैं लगातार। जनवरी 2026 में हमने देखा कि ईरान में बड़े प्रदर्शन हुए। ये वीडियो 29 जनवरी 2026 को हम शूट कर रहे हैं। अभी लग रहा है कि ट्रंप अब हमला कर देंगे, तब हमला कर देंगे ईरान पर। कम से कम माहौल तो ऐसा ही बनाया जा रहा है, युद्धपोत लाए जा रहे हैं ईरान के आसपास, सेना को ईरान के आसपास एकदम मोबिलाइज किया जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का सपना नहीं देखना चाहिए। अगर वो इस सपने को ही ख़त्म करना चाहते थे तो ईरान के साथ डील क्यों तोड़ी और फिर उस पर बम ही क्यों गिराए और फिर बम बरसा कर आपने बोला कि तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो हम पूरी तरह ख़त्म कर दिए हैं। जब ख़त्म ही कर दिया है न्यूक्लियर प्रोग्राम तो अब किस लिए हमले की तैयारी हो रही है? अब क्यों न्यूक्लियर नेगोशिएशन करने के लिए आप आमदा हैं? माने ट्रंप ने स्थिति को और ख़राब ही किया है इस मामले में, और इसमें उनके साथ बराबरी से शरीक रहे हैं नेतन्याहू। खैर, तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर डील की, ईरान की न्यूक्लियर डील की। जब ट्रंप इससे बाहर आ गए थे तब भी यूरोप ने कहा ईरान से कि हम आपस में ये डील बनाए रखते हैं, हम धंधा पानी करेंगे, आप बस बम मत बनाना। फिर यूरोप ने ऐसा भी नहीं किया कि बस मुंह ज़ुबानी ये बात बोल दी ईरान को, उसने अमेरिकी प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए वैकल्पिक फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिश भी की, ताकि यूरोपियन जो कंपनियां हैं वो ईरान के साथ सीमित ही सही लेकिन धंधा पानी तो कर पाएँ। लेकिन यूरोप की भी आप जानते हैं सीमाएं हैं ही अपनी।
अमेरिकी प्रतिबंध इतने कड़े थे कि बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनियां पीछे हटने लगीं। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ईरान के साथ कारोबार किया, धंधा पानी किया, तो अमेरिकी बाज़ार से बाहर कर दिए जाएंगे। धीरे धीरे यूरोप की कोशिशें कमज़ोर पड़ने लगी, ईरान भी निराश होने लगा। यूरोप समझ गया था कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होने के बावजूद जो अमेरिका की इकोनॉमिकल कंट्रोल है, उसकी जो कुव्वत है वो बहुत ज़्यादा है। यह एहसास यूरोप के लिए एक सबक था। सबक यही कि संप्रभुता सिर्फ बयान से नहीं आती है, उसके पीछे ताकत भी चाहिए। ट्रंप के इस फैसले ने यूरोप के भीतर एक ऑर्डर पैदा किया कि अगर अमेरिका एक इंटरनेशनल ट्रीटी से, अंतर्राष्ट्रीय समझौते से इतनी आसानी से बाहर निकल सकता है, तो फिर किसी भी अमेरिकी वादे पर भरोसा कैसे किया जाए। पेरिस डील और ईरान डील दोनों मामलों में यूरोप ने महसूस किया कि अमेरिका अब नेतृत्व छोड़ रहा है और यूरोप को मजबूरी में उस खाली जगह को भरना पड़ रहा है। लेकिन बिना अमेरिका के उस भूमिका को निभाना कितना मुश्किल होता है, ये भी साफ धीरे धीरे होता जा रहा था। ट्रंप के इन फैसलों ने यूरोप को ये सिखाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ अमेरिका की जनता के प्रति जवाबदेह होता है, दुनिया के प्रति नहीं होता। और अगर यूरोप की घरेलू राजनीति किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के खिलाफ जाती है, तो वो समझौता बच नहीं सकता। ये सच्चाई यूरोप के लिए कड़वी थी, लेकिन ज़रूरी भी थी, ज़रूरी सबक था। अगर नेटो, ट्रेड डील, क्लाइमेट चेंज की जो पेरिस डील थी, ईरान डील, इन सब ने अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरार डाली थी, तो रूस और यूक्रेन का जो मसला है, जो चल रहा है मुद्दा, इस दरार को लगभग खाई में बदल देता, आप ऐसा समझ लीजिए। यूरोप के लिए रूस कोई दूर की समस्या नहीं है, रूस की सीमा पर ही खड़ा एक ऐसा खतरा है जिससे यूरोप बखूबी समझता है। बाल्टिक देशों से लेकर पोलैंड तक और यूक्रेन से लेकर मालदोवा तक रूस का डर है, क्योंकि सोवियत यूनियन के दौर में इन सब पर उनकी ही हुकूमत चलती थी, सोवियत यूनियन की हुकूमत चलती थी। लेकिन ट्रंप इस डर को बहुत ज़्यादा असली नहीं मानते, रियलिस्टिक नहीं मानते हैं। ट्रंप का पुतिन के प्रति रवैया भी जो है वो शुरुआत से ही यूरोप को चौंकाता रहा है। जब यूरोपीय नेता पुतिन को एक आक्रामक, विस्तारवादी और इस तरह के ख़तरनाक नेता के तौर पर पेश करते थे, तो ट्रंप अक्सर पुतिन की तारीफ़ करते दिखते थे, उन्हें दोस्त बुलाते थे। कोरोना के समय जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप, तब भी पुतिन को वो फ़ोन मिलाया करते थे, उनसे लंबी लंबी बात किया करते थे। उनके लिए यहाँ तक कि उन्होंने कोरोना किट भी भेजी थी कोरोना काल में। ट्रंप के लिए रूस दुश्मन से ज़्यादा एक ताकतवर खिलाड़ी है। यहाँ भी मतलब वो अपने तरीके से रूस को देख रहे हैं, इससे सौदा किया जा सकता है। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई, तब भी उस वक्त बाइडन राष्ट्रपति थे। जंग के कुछ दिन बाद ही तुर्की ने एक पीस डील की पेशकश की। दोनों ही देश इसमें इंटरेस्टेड थे, मतलब रशिया, यूक्रेन दोनों इंटरेस्टेड थे इस तुर्की की पीस डील पर। लेकिन बाइडन ने ज़ेलेंस्की से कह दिया कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ज़ेलेंस्की तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, इस तरह की बात है ना। लेकिन बाइडन उसके बाद आप जानते हैं कि चुनाव हार गए, चले गए, फिर ट्रंप आ गए और अब ट्रंप धीरे धीरे पीछे खिसक रहे हैं। ट्रंप अपनी यूएस फर्स्ट पॉलिसी के तहत कहते हैं कि हमारी जंग थोड़ी ही है, हम अपने पैसों का इस्तेमाल क्यों करें तुम्हारी जंग लड़ने में। यूरोप को अगर पड़ी है तो वो अपने पैसों से हमसे हथियार ख़रीद ले और यूक्रेन को दे दे, हम अपने पैसों के हथियार तो नहीं भेजने वाले यूक्रेन को। अब यूरोप की इसलिए भी अटकी हुई है यहाँ पे, क्योंकि जो यूरोप है उसके लिए यूक्रेन एक सिर्फ महज बफर जोन की तरह काम करता है। अगर यूक्रेन हारता है तो उस पर, या उसका कब्ज़ा हो जाता है यूक्रेन पर, रूस का कब्ज़ा हो जाता है, तो अगला जो दबाव है वो पूर्वी यूक्रेन पर ही आना है। इसलिए यूरोप ने यूक्रेन को पैसा और हथियार दिया है और लगातार वो देंगे भी। बिना अमेरिका की यूरोप चल रहा है और यही एंट्री होती है चीन की। चीन आज कई सारे यूरोपियन देशों का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। कई यूरोपीय जो देश हैं उनके साथ तो अमेरिका से भी ज़्यादा धंधा पानी चीन कर रहा है। जर्मन कार कंपनियां, मशीन टूल्स, केमिकल इंडस्ट्री, सबका बड़ा बाज़ार चीन है। जर्मन चीन को सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करता बल्कि वहाँ से भारी भारी निवेश भी करवाता है। मतलब जर्मनी चाइना में निवेश करता है। फ्रांस का रिश्ता चीन से थोड़ा अलग है। फ्रांस चीन को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर और प्रतिस्पर्धी दोनों मानता है। मतलब वो एकदम ही चीन की तरफ नहीं झुका हुआ है और ना ही एकदम अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। लेकिन जो फ्रांस है और चाइना है वो एक दूसरे के साथ इन दिनों न्यूक्लियर कॉपरेशन भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये सब फ्रांस और चीन के रिश्ते का हिस्सा है। फ्रांस चीन से दूरी भी बनाता है लेकिन दरवाज़ा भी बंद नहीं करता है। यही वजह है कि इमैनुअल मैक्रों बार बार कहते हैं कि यूरोप को ना तो अमेरिका का अनुयायी बनना है और ना ही चीन का, बल्कि अपनी एक अलग ही राह चुननी है। इसलिए अभी दिसंबर 2025 में मैक्रो चीन भी होकर आए थे पिछले साल।
अब आइए इटली पर। एक वक्त पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होकर यूरोप और अमेरिका दोनों को उसने चौंका दिया था इटली ने। हालांकि बाद में इटली ने अपने कदम पीछे खींच लिया और इससे वो बाहर हो गया था BRI से। लेकिन ये घटना बताती है कि यूरोप के भीतर भी चीन को लेकर अब एक रूपता नहीं है। पूर्वी यूरोप के जो कुछ देश हैं वो चीन को निवेश के अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि पश्चिमी यूरोप चीन को आर्थिक साझेदार के साथ साथ एक रणनीतिक चुनौती भी समझता है, मतलब बैलेंस करने की कोशिश करता है। नीदरलैंड्स बड़े बड़े पोर्ट से लेकर हाईटेक मशीनरी तक ये सब बनाने में चीन की मदद लेता है। स्पेन, पोलैंड जो है वो इस तरह के देश जो हैं वो चीन के लिए एक बड़ा बाज़ार बन चुके हैं, वहाँ चीनी सामान आते हैं। लगभग सभी यूरोपीय देश में ऐसा होता है कि चीनी सामान का बड़ा निर्यात किया जाता है यहाँ पे। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी और कच्चे माल की हम बात कर रहे हैं, पोलैंड के संदर्भ में हमने बोला। अच्छा, इसी पृष्ठभूमि में कनाडा और ब्रिटेन के नाम भी अब नए जुड़ गए हैं। पिछले हफ्ते कनाडा के जो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी वो चीन होकर आए हैं, और अभी ब्रिटेन की कीर स्टारमर का भी चीनी दौरा चल रहा है। ब्रिटेन जो ब्रेग्जिट के बाद एक नई आर्थिक रास्ते की तलाश में है, उसने भी चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के आने के बाद ये संबंध थोड़े और अच्छे हुए हैं। कंजर्वेटिव्स अभी भी चीन को खतरा ही मानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मानते हैं, वो कहते रहते हैं। लेकिन नाइजल फराज वाली जो पार्टी है यूके में, वो चीन के साथ रिश्ते कायम करने के पक्ष में नहीं दिखती। फराज का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में ये एक बड़ा खेल करने वाली है ब्रिटेन में। कंजर्वेटिव्स के जो बड़े बड़े नेता कंजर्वेटिव पार्टी के, वो इस नाइजल फराज की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक पिक्चर ये बनती हुई नज़र आ रही है कि एक तरफ अमेरिका से यूरोप के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और धीरे धीरे ही सही यूरोप अब चीन के करीब आ रहा है। ट्रंप ने पूरी तरह अमेरिका और यूरोप के रिश्ते तोड़े नहीं हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें वैसा भी नहीं रहने दिया है जैसे वो दशकों से थे। एक समय जो मजबूती थी दोनों के रिश्तों में, गर्मजोशी थी, वैसा भी अब नहीं रहा है। उन्होंने यूरोप को मजबूर किया है कि वो ख़ुद को फिर से परिभाषित करें, अपनी सिक्योरिटी, ट्रेड और विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी को नए सिरे से लिखें, उस पर सोच विचार करें। इसलिए आज जब अमेरिका और यूरोप साथ खड़े भी दिखते हैं तो उनके बीच वो सहज भरोसा नहीं दिखता जो कभी हुआ करता था। ये रिश्ता अब नैतिक साझा मूल्यों से ज़्यादा हिसाब किताब का बनता दिख रहा है, और ये बदलाव कितना होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यूरोप को इससे एक बात समझ आ गई होगी कि उसे अब बिना अमेरिका के चलने की आदत डाल लेनी चाहिए। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो रिकॉर्ड की थी हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।